देखिएगा यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 14 पर्यावरण नीति शास्त्र। और पर्यावरण नीति शास्त्र में हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमारा जो रहेगा, इसमें क्या 4.2 में प्राकृतिक संसाधनों का नीति परक उपयोग। देखो कहा जा रहा है कि वायुमंडल में जो हानिकारक गैसें हैं, वनों का विनाश हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों की क्षति हो रही है, इससे पर्यावरण की खूब हानि हो रही है। कुछ मामलों में अगर आप देखोगे तो क्षति इतनी गंभीर है कि स्थानीय और वैश्विक दोनों प्रकार के जीवन समर्थक प्रणाली खतरे, यानी कह रहे हैं कि यानी इन्वायरमेंट इतना ज्यादा खराब हो जा रहा है, इसके गंभीर परिणाम हमें स्थानीय लेवल पर यानी लोकल लेवल पर और इंटरनेशनल दोनों स्तर पर हमें जीवन के लिए खतरा महसूस हो रहा। अब तक हम अपनी अधिक से अधिक भौतिक संपत्ति, ये हम लोग क्या है, अधिक से अधिक हम लोगों में क्या है, लालसा है ना भाई, ज्यादा से ज्यादा भौतिक संपत्ति इकट्ठा कर लें। अवैध आर्थिक वृद्धि, हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या आर्थिक वृद्धि करने के लिए हैं। इससे क्या हुआ, अगर ऐसी लालसा रहेगी, हम लोगों में अवैध आर्थिक वृद्धि को कम नहीं करेंगे, तब तक सतत पारिस्थितिक क्षति को बचाया नहीं जा सकेगा। कहने का मतलब ये है, हमारी पर्यावरणीय समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारे सोचने के तरीके और हमारे अपने पर्यावरण परस्पर क्रिया के तरीकों में परिवर्तन लाना चाहिए। यानी हम लोग पर्यावरण को समस्याओं को कैसे कम करें, ये जो हम सोच विचार कर रहे हैं, इस तरीके में हमें बदलाव लाना पड़ेगा, इस तरीके में हमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। नीति शास्त्र बताने का प्रयास करता है, यानी नीति शास्त्र बताता है कि हमने सार्वभौमिक स्तर पर क्या सही और क्या गलत किया है। देखो नीति तो यही बताती भैया क्या गलत है और क्या सही है। कहने का मतलब है इन्वायरमेंट में बचाने के लिए, यानी हम जो कर रहे हैं उसको नीति यही बताएगी क्या सही क्या गलत। नीति शास्त्र यही बताता है क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, उदाहरण के लिए चोरी चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, हत्या करना और अन्य अन्य के कल्याण से सरोकार न रखना अनैतिक माना जाता है। जैसे सिंपल सी बात है ना, जैसे चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, धोखा देना गलत है, हत्या करना और किसी से कोई लगाव न रखना, अरे क्या है, सब गलत माना जाता है। मानव जीवन को संरक्षित करना, दूसरों के लिए सरोकार करना, ईमानदारी रखना, सच बोलना है, नैतिक चीजें मानी जाती हैं। तो नीति शास्त्र बताता है क्या सही है क्या गलत है, क्या नीतिगत है और क्या नीतिगत नहीं है, कौन सी चीजें नैतिक हैं और कौन सी चीजें अनैतिक हैं। ये हमें कौन बताता है, नीति शास्त्र बताता है। ठीक है, देखिएगा नैतिक मूल्य किसी संस्कृति के इस बारे में प्रभावी मान्यता को परिलक्षित करते हैं कि क्या सही क्या गलत है। देखो नैतिक मूल्य बताते हैं किसी भी सभ्यता संस्कृति में क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें गलत हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को मारना गलत है, लेकिन युद्ध काल में शत्रु सैनिक को मारना का अनैतिक कृत्य नहीं माना जाता है। जैसे एक बात करोगे, किसी आदमी की हत्या करना गलत है, सजा होती है, लेकिन अगर किसी दो देशों में लड़ाई लड़ी जा रही है, तो वहां अगर किसी किसी दुश्मन देश के सैनिक को अगर तुम मार दोगे, तो वहां मारना बिल्कुल गलत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, नीति शास्त्र हमें बताता है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ये परिभाषित करना कठिन है क्या गलत है और क्या सही है, क्योंकि लोगों की संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में अंतर है। देखो भैया हर धर्म में नीति अलग अलग है, किसी धर्म में कोई चीज सही है तो कोई चीज गलत है। तो क्या चीज सही है, क्या चीज क्या 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 नैतिक है और क्या अनैतिक है, इसको परिभाषित करना बिल्कुल कठिन है, क्योंकि हर धर्मों में संस्कृति में धर्म में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ व्यक्तियों को संसाधन की अनावश्यक बर्बादी को अनैतिक और नीति, बहुत सारे धर्मों ने बोला कि अगर कोई आदमी की अगर किसी चीज की जरूरत नहीं उसका यूज करता है, अगर किसी संसाधन का आप बर्बाद करते, जैसे कोई पानी बर्बाद कर रहा है, कोई बिजली बर्बाद कर रहा है, तो इसको नीति विरुद्ध माना जाता है। जबकि अन्य तर्क देते हैं कि उपयोग को बढ़ावा देना नैतिक है। कुछ लोग बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूज करो भोगो, ये नैतिक है, क्योंकि यह आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। बहुत लोग बोलते हैं ना भाई ज्यादा से ज्यादा भोगो यूज करो, ये आर्थिक वृद्धि को बताता है। या गरीबों की सहायता करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए रोजगार में वृद्धियों का, देखो कहने का मतलब यही है क्या सही है क्या गलत है, क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। या अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग मान्यताओं में बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, जब हम शब्द पर्यावरण नीति शास्त्र का उपयोग करते हैं, तो हमारा अर्थ है इससे उस विषय से जिसमें मनुष्य के नैतिक संबंधों का और पर्यावरण तथा उसके
गैर मानव घटकों का नैतिक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। देखो पर्यावरण नीति शास्त्र का मतलब क्या होता है कि जब हम पर्यावरण के नैतिक संबंधों का और मनुष्य के नैतिक संबंधों का हम नैतिक स्तर पर अध्ययन करें, ठीक है। हमें पर्यावरण के लिए, नीति शास्त्र के लिए नए नियमों की आवश्यकता क्यों है? इसके उत्तर में 3 कारक सम्मिलित हैं। भाई हमें नीति शास्त्र की जरूरत क्यों है? पहला रीजन क्या देखिएगा, प्रकृति पर नए प्रभाव, चूंकि हमारी आधुनिकता, ठीक है। यानी 3 ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए हमें क्या है कि यह नीति शास्त्र की क्या है, पर्यावरण में नीति शास्त्र में हमें इन चीजों की क्या है, आवश्यकता महसूस हो रही, ठीक है। देखिएगा, प्रकृति पर नए प्रभाव, चूंकि हमारी आधुनिकता, प्रौद्योगिकी, सभ्यता प्रकृति को अत्यधिक प्रभावित करती है, अतः हमें इन नए प्रौद्योगिकी कार्यों में नीतिगत परिणामों की पड़ताल करनी आवश्यक है। देखो प्रकृति का जो नए प्रभाव हैं, जैसे नई नई टेक्नोलॉजी है, सभ्यता की प्रकृति को अत्यधिक प्रभाव, देखो जो नई तकनीकी आती है, जो नए चीजें आती हैं, ये तो भाई पूरी सभ्यता को बदल देती है ना। अतः हमें इन नई प्रौद्योगिकी के कार्य नीति को परिणामों की पड़ताल करनी आवश्यक है। देखो कोई नई नई तकनीकी आती, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो नीति शास्त्र बहुत जरूरी है, क्या उचित है क्या अनुचित है। देखिएगा अगला, देखिएगा प्रकृति के बारे में नई जानकारी ज्ञान, आधुनिक विज्ञान उन तरीकों में से ये समझाता है कि हमें किस प्रकार पर्यावरण में परिवर्तित कर रहे, इनसे पहले इसे नहीं समझा गया था। अतः नए नीतिगत मुद्दे उठ रहे हैं। उदाहरण के लिए पिछले दशक में कुछ व्यक्ति ये मानते थे कि मनुष्य के क्रियाकलाप उसके वैश्विक पर्यावरण को परिवर्तित कर सकते हैं, जबकि आज वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवाश्म ईंधनों को जलाने और वनों को काटने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है। इससे हमारी जलवायु परिवर्तन हुआ। अतः अब वैश्विक परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया जा रहा। तो कह रहे हैं कि भाई इन्वायरमेंट ने बताया है, खास तौर से वैज्ञानिकों ने बताया है कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ रही है, ठीक है, वृक्षों को काट रहे हैं, इससे हमारी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो इन चीजों पर महत्व दिया जा रहा है, तो अब नीतिगत मुद्दे उठ रहे हैं ना। नैतिक सरोकार का विस्तार, कुछ व्यक्तियों तर्क देते हैं कि जंतु, वृक्ष और पत्थर तक में सामान्य और विधिक अधिकार हैं। इन विस्तारित सरोकारों में नए नीति शास्त्र के लिए नई आवश्यकता की पैरवी की है। मानव इतिहास के अधिकांश भाग में नीति शास्त्र मानवीय अधिकारों पर, व्यक्तियों के, परिवारों के और जातीय समूहों के अधिकारों पर केंद्रित रहा है, जबकि अन्य नीति शास्त्र में जंतुओं, पादपों, पर्यावरण के अधिकारों को मानवीय अधिकारों से परे नियम और उनका उपयोग करने के लिए नए नियम सम्मिलित हैं। अब अगला हमें क्या पढ़ना, देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, प्रकृति के बारे में 3 मत क्या क्या है। प्रकृति को 3 मत है ना भैया। इंडिया के लोग नेचर को लेकर के कुछ मानते हैं, यूरोप के कुछ लोग कुछ मानते हैं, ठीक है। सीनेटिक सीनेटिक अलग मानते हैं, यानी चीन के, कोरिया के और जापान के लोग। यानी प्रकृति के बारे में 3 मत हैं। पहला है पश्चिम का मत, यानी यूरोप और अमेरिका के लोग। 3 मत हैं। 3 मत कौन कौन है? पहला है पश्चिमी मत, जिसको यूरोप और अमेरिका का मत कहते हैं। विचार, प्रकृति को लेकर के 3 विचार हैं। पहला विचार है पश्चिम का विचार, जो यूरोपियन और अमेरिकी विचार है। दूसरा है चीनी, कोरियाई और जापानी विचार, जिसको हम बोलते हैं सीनेटिक विचार। और तीसरा जो विचार है भारतीय विचार, जो हिंदू, बौद्ध, जैन दर्शन का, यानी प्रकृति को लेकर के क्या है, 3 विचार है, ठीक है, 3 मान्यताएं हैं। भाई पश्चिम की मान्यता अलग है, ठीक है, और चीन, कोरियाई, जापान की मान्यता प्रकृति को लेकर के अलग थी, उनकी सोच। और हिंदू धर्म में या भारतीय लोगों में, जैसे हिंदू, बौद्ध, इनकी दर्शन, इनका विचार बिल्कुल अलग है। देखिएगा, पूर्व में पश्चिम दर्शन का मानना कि प्रकृति मनुष्यों के लिए पराई और विरोधी है। देखो पश्चिम के लोग मानते हैं ना कि जो प्रकृति है मनुष्य के लिए पराई है। पराई मतलब अपनी नहीं है, विरोधी है। पश्चिम के लोग मानते हैं जो प्रकृति है क्या है, पराई और विरोधी है, याद रखना। इस पर विजय पाकर मनुष्य नियंत्रण में रखना चाहिए। यानी क्या है, पश्चिम के लोग कहते हैं भैया कि जो पृथ्वी है पराई है और हमारे लिए विरोधी है। और पृथ्वी दूसरा बात करते हैं कि प्रकृति पर हमें क्या
विजय पा करके इसको अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। पश्चिम के लोग मानते हैं इस पर विजय पा करके हमें कंट्रोल में रखना चाहिए, पश्चिम का विचार है। प्रकृति की अगली जो विचारधारा चीन, कोरिया और जापान के लोग क्या मानते हैं, उनकी संकल्पना है कि यह खूबसूरत परिपूर्ण है। भैया अगर आप देखेंगे चीन के लोग, कोरिया के लोग, जापान के लोग प्रकृति को खूबसूरत मानते हैं, परिपूर्ण मानते हैं, लेकिन पसंद किए जाने के लिए इसे रूपांतरित करना पड़ेगा। प्रकृति एक सौंदर्य बोधि विस्मय सुसज्जित करती है, शत्रु की बजाय मनुष्य की प्रकृति का एक हिस्सा है। देखो जो अगर जापान के लोग, कोरिया के लोग और चीन के लोग प्रकृति को खूबसूरत मानते हैं और इसको पसंद करते हैं और कहते हैं इसको अच्छा बनाने के लिए करना पड़ेगा, और कहते हैं कि यह बहुत अच्छी बेहतर है, और उसको शत्रु नहीं बल्कि मनुष्य को एक हिस्सा बताते हैं। इस दर्शन में प्रकृति में मनुष्य का एक स्थान है। यानी देखो पश्चिम का तो विचार बिल्कुल अलग था, आपकी प्रकृति पराई और विरोधी है और इस पर कंट्रोल कर लो। भाई चीन के लोगों का विचार, उत्तर अमेरिका, कोरिया यानी सीनियटिक जो विचार है उसको देखोगे तो अब बिल्कुल अलग है, जो जो प्रकृति में मनुष्य को एक स्थान के रूप में मानता है। और भारतीय परंपरा में प्रकृति क्या है, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की प्रकृति के परिप्रेक्ष्य को सम्मिलित किया गया है। इसमें प्रकृति माँ है हम लोगों के लिए, क्या भाई, वही प्रकृति हम लोगों के लिए माँ है, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, उन सब के लिए। हम खास तौर से हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों में देखोगे तो हमने प्रकृति को माँ माना है। भारतीय विचार जो है इसके बच्चों द्वारा नहीं साधा जा सकता है, यह देवी है, यानी हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी क्या है, प्रकृति हमारी क्या माँ है, ठीक है, इसके हम बच्चे हैं। यह पूरा भारतीय विचार है, या कह सकते हो कि यह पूरा हिंदू, बौद्ध और जैन का विचार है। हम प्रकृति को माँ के रूप में, हम इसके बच्चे हैं, इस रूप में बताते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भाई इस पर कब्जा कर लो, कंट्रोल कर लो, बुराई है, विरोधी है। कुछ लोग इसको सुंदर मार रहे हैं, कोई कह रहा कि नहीं नहीं मनुष्य में इसका स्थान है। तो यही है, ये तीन विचार हैं प्रकृति के बारे में, तीन मत है। मत आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, आता है ये चीजें। प्रकृति के प्रति मनोभाव क्या, अगला हमारा पॉइंट क्या है देखिएगा 14.4, प्रकृति के प्रति मनोभाव। हम जिस तरीके से अपने पर्यावरण के साथ व्यवहार करते हैं वह हमारे आसपास के जगत के बारे में हमारी मान्यताओं को प्रकट करता है। कुछ व्यक्ति मनुष्य को जंतुओं की एक ही प्रजाति मानते हैं, क्या डरा दिया क्या? भूमिका प्रकृति के रखवाले और बंधक की मानते हैं। इन विभिन्न मतों के कारण अक्सर विरोधाभासी पर्यावरणीय नीति इतना लो विजन है तेरा, यहाँ तक नहीं दिखता है। खड़ा थे, देखे शकल नहीं देखे एकदम आ रहा है। नहीं देख, हेलो हेलो बोलिए। रुके सर, हाँ सर बोलिए। म्यूट कर दें सर साउंड। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। साउंड म्यूट, ठीक है मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। खोलना होगा तो तुम्हारा ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उधर से हो जाएगा, टेम्परेरी म्यूट होता है, ठीक है। देखिएगा आप देखो क्या करें हैं कि कौन कौन से पर्यावरण के प्रति कुछ दृष्टिकोण है, पर कौन कौन सा दृष्टिकोण है पर्यावरण को लेकर के। पहले है मानव केंद्रित दृष्टिकोण। क्या है देखो, जिन व्यक्तियों को प्रकृति के प्रति मानव केंद्रित मनोभाव होता है वह किसी अन्य गैर मानव जीव जंतुओं से अधिक मनुष्य को महत्व देते हैं। यानी मानव केंद्रित क्या है, मानव को ज्यादा महत्व देते हैं। मानव केंद्र रुख के अनुसार मानव और कल्याण का संरक्षण और प्रोत्साहन गैर मानवीय वस्तुओं के व्यय पर लगभग सदैव ही न्यायोचित होता है। अरस्तु का ये मानना था कि प्रकृति ने सभी धातुओं का निर्माण विशेष रूप से मानव के लिए किया है। भैया अरस्तु मानता था कि प्रकृति ने सभी जो चीजें बनाई, वस्तुएं बनाई, मानव के लिए बनी है, और ये प्रकृति की गैर मानवीय धातुओं को महत्व महज सहायक है। गैर जो प्रकृति के गैर मानवीय वस्तु हैं उनको महत्व महज सहायक के रूप में हमें करना चाहिए। 1970 के दशक में के आरंभ में पर्यावरणीय नीति शास्त्र का एक नया विषय के रूप में सामने आने से मानव केंद्रवाद के लिए चुनौती प्रस्तुत हुई। पर्यावरणीय नीति शास्त्र ने पृथ्वी की अन्य प्रजातियों से मानव की नैतिकता मानी गई श्रेष्ठता और प्रकृति पर्यावरण को तात्विक महत्व दिए जाने के औचित्य पर प्रश्न किया।
यद्यपि इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे कुछ सिद्धांतवादियों को नए मानव केंद्रित सिद्धांत विकसित करने की आवश्यकता नहीं महसूस हुई, बल्कि उन्होंने प्रबुद्ध मानव केंद्रवाद और अधिक उपयुक्त रूप से विवेकपूर्ण मानव केंद्रवाद कहे जाने वाले की पैरवी की है। संक्षेप में यह वह मत था जिसने जो कि कह सकते पर्यावरण के प्रति हमारा भी दायित्व है, वह इसके मानव निवासियों के लिए हमारे प्रत्यक्ष कर्तव्य के अनुपयुक्त था। तो मानव केंद्रवाद ये बताता है कि हमारा भी प्रकृति के प्रति क्या है, कर्तव्य को बताता है। प्रबंधनकर्ता सिद्धांत क्या दिखेगा, अनेक जनजातियों देवी जन शिकार करने वाले पारंपरिक और कृषि समाजों में रहने वाले दोनों में प्रकृति की मांग विशेष रूप से प्रबंधनकर्ता संरक्षण और दायित्व का प्रबल बोध था। संसाधनों के संरक्षण कर्ता के रूप में वह मानव और गैर मानव के बलों के साथ जीवन में संबल रूप से बने रहने में अपनी भूमिका देखते हैं। मानवता और श्रद्धा उनके जीवन दर्शन में अनिवार्य थी, जहां मनुष्यों को प्राकृतिक प्रक्रिया के मालिक नहीं बल्कि भागीदार के रूप में देखा जाना चाहिए। मनुष्यों को प्रकृति की प्रक्रिया के मालिक नहीं है, बल्कि हम उसके एक पार्ट हैं या भागीदार के रूप में देखा जाए। उन्हें प्रकृति का बाहर नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा माना जाता है। प्रबंधनकर्ता देखभालकर्ता के लिए व्यक्ति का पूरे विश्व को अपना विस्तृत परिवार, सभी संजीवों को अपने घर का सदस्य समझने की आवश्यकता होती है। इन मानवीय दर्शन में प्रबंधन विज्ञान प्रौद्योगिकी को नकारने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि हम प्रकृति का हिस्सा हैं, तो हमारी बुद्धिमत्ता और आविष्कार भी प्रकृति का ही भाग है। अपने पर्यावरण प्रबंधनकर्ता संरक्षण के रूप में हमारा दायित्व भी है कि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग विश्व को नष्ट अथवा निम्नीकृत करने की अपेक्षा उसको करें। कि प्रबंधन करता है बताता कि हम प्रकृति का अच्छा सा यूज करें, प्रयोग करें। इन चीजों को यहाँ पर बताया जा रहा है। यानी हम विज्ञान को और टेक्नोलॉजी का शक्ति का प्रयोग विश्व को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति को बेहतर बनाने के लिए हमें करना चाहिए, ये नीति बताती है। अगला है पारिस्थितिक स्त्रीवाद क्या है, देखिएगा। अनेक स्त्रीवादी तर्क देते हैं कि न तो मानव केंद्रवाद, न ही प्रबंधन, न ही संरक्षण करता पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करने के लिए है, अथवा हमें यह बताने के लिए पर्याप्त है कि हमें किस प्रकार नैतिक कर्मों के रूप में व्यवहार करना चाहिए। उनका तर्क है कि ये सभी दर्शन पितृसत्तात्मक प्रणाली से निकलते हैं। ठीक है, स्त्रीवाद तो महिलाओं जो प्रभुत्व तथा देवत्व पर आधारित है। ये विश्व दर्शन कुछ चीजों की प्रतिष्ठा और महत्व देता है, लेकिन अन्य को नहीं। उनका दावा है कि पुरुष महिला से श्रेष्ठ है, दिमाग शरीर से बेहतर है और संस्कृति प्रकृति से उच्च है। स्त्रीवाद पितृसत्तात्मक प्रभुत्व, शोषण और महिलाओं और बच्चों, अल्पसंख्यकों और प्रकृति के बीच महत्वपूर्ण संबंध बनाते हैं। पारिस्थितिक स्त्रीवाद एक पूर्णतः नया दर्शन है। यह महिलाओं की जैविक सृजनात्मकता और मातृभूमिका में आधारित है। पारिस्थितिक स्त्रीवाद पूर्वी माँ प्रकृति की अवधारणा से तत्काल संबंध जोड़ लेता है। विश्व में कुछ ऐसे विशेषज्ञों के अनुसार पूंजीवादी पितृसत्तात्मक जगत प्रणाली की स्थापना और उनका निर्वहन 3 उपनियमों पर हुआ है। महिलाओं के, विदेशी जनों के, उनकी भूमि और प्रकृति पर प्रकृति की पारिस्थितिक और महिलाओं के शारीरिक और जीव विज्ञानी से प्रकृति का शोषण दोहन महिलाओं के भ्रूण शोषण से जुड़ा है। यह आधुनिक विज्ञान और आर्थिक वृद्धि के विरोधी हैं, क्योंकि यह दोनों का उग्र पुरुष प्रकृति का विशेषता है। यह जीवन शैली जो प्रकृति के साथ मेल है, स्त्रीवाद सिद्धांत द्वारा फैली है की कामना करता है। स्त्री और पुरुष दोनों की अधिक भलाई के लिए पारिस्थितिक स्त्रीवाद एक नई लैंगिक और जनात्मक पारिस्थिति को गढ़ने का प्रयास करता है। पारिस्थितिक स्त्रीवाद बहुलतावादी, गैर पादक्रमी संबंध और अभिमुख दर्शन सुझाता है कि मानव को प्रकृति के साथ अपने संबंध और गैर प्रभुत्व के तरीकों पर पुनर्विचार करना होगा।
इससे प्रभुत्व के पितृसत्तात्मक वैकल्पिक के रूप में प्रस्तावित किया। पारिस्थितिक स्त्रीवाद अधिकारों, दायित्वों, स्वामित्वों, जिम्मेदारियों इतना सरोकार नहीं रखता जितना देखभाल अथवा इस बोध से है। मानव जीवन क्या है, एक किस प्रकार ये समझ लोगों के प्राकृतिक जगत के साथ सामने करने का आकार देता है। दर्शन शास्त्र के अनुसार जब व्यक्ति स्वयं को अन्य जनों और प्रकृति के साथ संबंधित व जीवन की कमी की बजाय उदारता के रूप में व्यक्तियों के अहम की बजाय संबंधों के जाल के रूप में देखते हैं। यद्यपि पारिस्थितिक स्त्रीवाद इसकी अव्यवहारिकता और इसके विशिष्ट दुराव और विरोषणों के कारण गंभीर आलोचना हुई है, या तर्क दिया जाता है कि सभी पितृसत्तात्मक और महिला विरोधी नहीं है। तो इन महिलाओं को लेकर के थोड़ी बात करता है। अगला जो हमारा पॉइंट है देखिएगा, नेक्स्ट जो रहेगा, जैव केंद्रवाद और पर्यावरण केंद्रवाद क्या है। दो पॉइंट हैं, जैव केंद्रवाद और पर्यावरण केंद्रवाद क्या है। ये दोनों चीजों को हमें देखना है, ठीक है। देखिएगा, अनेक आधुनिक पर्यावरणविद प्रबंधन संरक्षणवाद को अत्यधिक मानव केंद्रवाद मान करके उसकी आलोचना करते हैं। क्या कर रहे हैं, अनेक आधुनिक पर्यावरणविद प्रबंधन संरक्षणवाद को अत्यधिक मानव केंद्र मानकर उसकी आलोचना करते हैं, बल्कि वह जैव केंद्रित प्रवृत्ति का समर्थन ये सोचकर करते हैं कि सभी सजीवों के मूल्य और अधिकार हैं, भले ही वे जीव उपयोगी हों अथवा ना। एल्डो लिपिडियो ने भूमि नीति शास्त्र पर अपने सिद्धांत, अपने प्रसिद्ध निबंध में समूचे जैव समुदाय को भूमि भाग का माना है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है, एल्डो लियोपोड, एल्डो लियोपोड नाम क्या है, एल्डो लियोपोड ने भूमि नीति शास्त्र पर अपने प्रसिद्ध निबंध में समूचे जैव समुदाय को भूमि का भाग माना। यानी समूचा वो पूरा जीव समुदाय है उसको भूमि का भाग कौन मानता है, एल्डो लियोपोड, एल्डो लियोपोड है, ठीक है, ये मानता है। लियोपोड ने बताया कि सभ्यता का इतिहास जन्मजात मूल्यों, अधिकारों के क्रमिक विस्तार के साथ साथ चला है। पहले पुरुष, फिर महिला, बच्चे और अल्पसंख्यक और अधिक अध्ययनता के रूप में गैर मानव जैसे निगमों और राज्यों से जुड़ा है। लियोपोड का तर्क है कि मूल्यों का विस्तार अन्य जीवों नैसर्गिक महत्व की पहचान तक विस्तारित होना चाहिए। कुछ दार्शनिक दावा करते हैं कि भूदृश्य के निर्जीव घटक जैसे पत्थर, नदियां, पर्वत और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं जैसे क्रमण और जल चक्र को भी मानवीय हस्तक्षेप के बगैर प्राकृतिक अवस्था में रहने का अधिकार है। इस प्रवृत्ति को पर्यावरण केंद्रित कहा जाता है क्योंकि ये जीवों, पारिस्थितिक तंत्रों दोनों प्रकार के नैतिक मूल्यों, अधिकारों का दावा करते हैं, जबकि मानव केंद्रवाद अविभाग वाले जन मानते हैं और पर्यावरण आधुनिक मानव विकास के पहलू तक पूर्ण आदर्श, जिसने प्रकृति के प्रभुत्व पर अपनी तलाश को जीवन जाल में विघटित कर दिया है, एक ऐसी तलाश जो स्वयं उनको विनाश की ओर ले जाएगी यदि उन्होंने प्राकृतिक जगत के साथ साथ तालमेल नहीं सीखा। तो ये बताता है कि अगर हमें क्या है भैया, हमें प्राकृतिक जगत के साथ तालमेल सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है, नीति बताती है। और यहाँ पर एल्डो लियोपोड, ठीक है, इनका नाम याद रखना है, ये नाम आता है इसमें जैव केंद्रवाद में। अगला हमारा है देखिएगा 14.5 पर्यावरणीय समानता। देखिएगा, विभिन्न नस्लीय, जातीय और आय समूहों को पर्यावरणीय कानूनों, नियमों और व्यवहारों के अंतर्गत समान व्यवहार, संरक्षण और आदर्शों को इस तरीकों पर लागू किया गया है कि वह प्रभावी समूह उसके द्वारा निर्मित स्थितियों के लिए कोई प्रमुख विधेयी प्रभाव नहीं प्रदान करते हैं। यदि उनका पर्यावरणीय समानता निष्पक्षता का निहितार्थ न्याय संगति और अधिकारों से है, यह आवश्यक रूप से पूर्व हुई असमानताओं को संबोधित नहीं करती
और पर्यावरण को व्यापक रूप से नहीं देखती है, ठीक है, और ना ही इसमें निहित कारणों और प्रक्रियाओं को समझने में सम्मिलित करती है। पर्यावरणीय निष्पक्षता और समानता की 3 श्रेणियां हैं। पर्यावरणीय समानता को लेकर के बात करेंगे। पर्यावरणीय समानता में सबसे पहली जो समानता है वो क्या है, हमारी कार्य विधिक समानता। क्या है? कार्य विधिक समानता। यह मुद्दा उचित व्यवहार के प्रश्नों से को संबोधित करता है। क्या बताता है? यह मुद्दा उचित व्यवहार के प्रश्नों को संबोधित करता है, अर्थात यह वह मात्रा जिस तक नियंत्रणकारी नियम, कानून, मूल्यांकन के मानक को समान रूप से लागू किया जा सकता है। कार्य विधिक समानता के उदाहरण उन बोर्डों और आयोगों की भरमार है जिनके व्यवसाय उन्मुख हित हैं, जो जन भागीदारी को कम करने के लिए सुदूर स्थानों में जन सुनवाई करते हैं और गैर अंग्रेजी भाषा समुदाय में सिर्फ अंग्रेजी सामग्री का संप्रेषण के लिए उपयोग करते हैं, यानी जो लोग अंग्रेजी का ज्यादा यूज करते हैं। भौगोलिक समानता क्या है देखिएगा, कुछ पड़ोसियों समुदाय कुछ क्षेत्रों को औद्योगिक उत्पादन से प्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं। देखो कह रहे हैं भौगोलिक समानता क्या है, कुछ पड़ोसी हैं, कुछ समुदाय हैं, क्षेत्र हैं, को औद्योगिक उत्पादन में प्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं, जैसे रोजगार, कर राजस्व, जबकि लागत जैसे अपशिष्ट के निपटान का बोझा अन्यथा भेज दिया जाता है। अपशिष्ट का निपटान करने वाले समुदायों को अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले समुदाय से कम लाभ मिलते हैं। अगला हमारा क्या है, सामाजिक समानता देखिएगा। पर्यावरणीय निर्णय अक्सर बेहतर समाज का सत्ता व्यवस्था का पदार्पण होते हैं और इन राज्यों में आज भी पाए जाने वाले नस्लीय भेदभाव को परिलक्षित करते हैं। स्थानगत नस्लवाद ने हानिकारक सुविधाओं को प्रभावित किया है और अनेक अश्वेत समुदायों को बलिदान क्षेत्र बना दिया है। अगला हमारा देखोगे तो क्या है, पर्यावरणीय न्याय क्या होता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल जस्टिस की बात करेंगे। देखिएगा, सभी के लिए एक सुरक्षित, स्वास्थ्य, उत्पादक, टिकाऊ, दीर्घकालिक पर्यावरण पर उसकी समग्र पारिस्थितिक, जैविक, भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सौंदर्यबोध, आर्थिक पर्यावरण को सम्मिलित करते हुए विचार किया जाता है। देखो, सभी के लिए एक सुरक्षित, स्वास्थ्य, उत्पादक, टिकाऊ, दीर्घकालिक पर्यावरण पर उसकी समग्र पारिस्थितिक यानी जैविक, भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सौंदर्यबोधी तथा आर्थिक पर्यावरणों को सम्मिलित करते हुए विचार किया जाता है। पर्यावरणीय न्याय का अभिप्राय उन स्थितियों से, यानी यहाँ से देखिए पर्यावरणीय न्याय होता क्या है ऐसे बता रहे हैं। पर्यावरणीय न्याय का अभिप्राय उन स्थितियों से है जिसमें ऐसे अधिकारों को मुक्त व्यवहार में लाया जाता है। इससे व्यक्तियों और समूहों की पहचानों, आवश्यकताओं, प्रतिष्ठाओं संरक्षित रहें, पूरी हो तथा उनका इस तरीकों के सम्मान हो जो आत्मबोध तथा व्यक्तिगत तथा सामुदायिक सशक्तिकरण प्रदान करें। यह शब्द पर्यावरणीय अन्याय को पूर्व और वर्तमान में मसलों के रूप में प्रदान करती है और उन्हें संबोधित करने के लिए आवश्यक सामाजिक राजनीतिक उद्देश्य को व्यक्त करता है। पर्यावरणीय न्याय को सभी पर्यावरणीय कानूनों नियमों के लिए विधि के अंतर्गत समान न्याय और समान संरक्षण के लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है, इसको समान। इससे नस्ल, जातीय और सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। अगले देखिए, यही है इसका, देखिएगा, यह संकल्पना है कि सभी स्तरों, स्थानीय राज्यों, केंद्र के साथ साथ निजी उद्योगों, क्रियाकलापों के लिए सरकारी कार्य पर लागू होती है। पर्यावरणीय न्याय प्रदान करना बताई गई परिभाषा से परे होता है और इसमें सरकार, उद्योग और नीति निर्माताओं के साथ अर्थपूर्ण समुदाय भागीदारी, राहत, एक समान पहुंच की गारंटी सम्मिलित है। अगला हमारा जो है देखिएगा, पर्यावरणीय नस्लवाद क्या है। कभी कभी यह सोचा जाता है कि पर्यावरणवाद एक संभ्रांत जन आंदोलन है, एक संभ्रांत लोगों का यानी अच्छे लोगों का आंदोलन है, उसके लिए जिनके पास धन और सुख सुविधाएं हैं और मनोरंजन के लिए खुले स्थानों पर बनाए रखने के लिए चिंतित हैं और आर्थिक रूप से महत्वहीन प्रजाति के सिद्धांत के तौर पर संरक्षित कर रहे हैं। यह कहा जाता है कि गरीबों के दृष्टिकोण से रोजगार और एक
अच्छे स्तर पर जीवन प्रदान करना, स्वच्छ पर्यावरण की उपेक्षा उच्चतर प्राथमिकता होनी चाहिए, जो कि एक विलासिता है जो एक अन्य आवश्यकताओं को पूरा हो जाने पर आती है। यद्यपि अन्य का मानना कि हमारे द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पर्यावरणीय परिणामों के कुछ घट में रहे नस्लीय, जातीय और सामाजिक आर्थिक समूहों के लिए असंगत रहे। उदाहरण के लिए, एक अच्छा व्यक्ति बनता है और संकटदायी अपशिष्ट स्थान सामान्य वंचित समुदाय और वंचित राज्यों में स्थिर है, और यह इन स्थानों की जनता संकटदायी पदार्थों के उपयोग परिणामों को झेल रही है, जबकि अन्य लाभों में उसकी उचित हिस्सेदारी नहीं है। पर्यावरणीय न्याय आंदोलन का सरोकार ऐसे मुद्दों से है, यानी पर्यावरणीय जो आंदोलन है उनका सरोकार हमें ऐसे मुद्दों से दिखाई देता है। पर्यावरण के विषय में धार्मिक शिक्षण क्या है? ठीक है भाई, पर्यावरण को लेकर के अलग अलग धर्मों में क्या क्या कहा गया है और क्या क्या बताया गया है, इन चीजों को भी हमें क्या करना है, अब देखना है। ठीक है, हेलो, हेलो, कट गया है क्या? यस सर, यस सर।